तो स्वागत है आपका जनरल साइंस की इस अमेजिंग क्लास में। जनरल साइंस की क्लास में हम पिछली क्लासों में हमने पढ़ना स्टार्ट किया था फूड एंड न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना। उसमें हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स या फिर वृहद पोषक पदार्थों के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज की इस क्लास में ये जो अपना टॉपिक है वो पूरा होने वाला है। आज हम पढ़ने वाले हैं वृहद पोषक पदार्थ या फिर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में वसा के बारे में। वसा, फैट या फिर लिपिड। ये वसा होता क्या है? तो वसीय अम्लों के ग्लिसरील के साथ बने जो यौगिक होते हैं उन्हें हम वसा या फिर फैट कहते हैं। 1 ग्राम वसा में 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। वसा किससे बनी होती है? तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनी होती हैं। वसा संरचना के आधार पर 2 प्रकार की होती है। एक तो होता है सैचुरेटेड फैट और एक होता है अनसैचुरेटेड फैट या फिर संतृप्त वसा या फिर असंतृप्त वसा। उसके बाद इनमें अंतर, जैसे कि अगर हमें इनको समझना है तो इन अंतर के माध्यम से हम समझ सकते हैं। जैसे कि वसा 2 प्रकार की होती है, संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा। संतृप्त वसा क्या होती हैं? तो कार्बन के साथ कार्बन के मध्य एकल बंध जब होते हैं तो वह संतृप्त वसा होती हैं, और कार्बन के मध्य डबल या फिर ट्रिपल बंध होते हैं तो वो असंतृप्त वसा या फिर अनसैचुरेटेड फैट होता है। इस संतृप्त वसा को हम भूरी वसा या फिर लाल वसा कहते हैं, जबकि असंतृप्त वसा को हम सफ़ेद वसा कहते हैं। मोटे लोगों में या फिर छोटे बच्चों में ये संतृप्त वसा भरी रहती हैं, जो और पतले जो लोग होते हैं उनमें असंतृप्त वसा होती हैं। उसके बाद ये जो संतृप्त वसा होती हैं वो अर्ध ठोस अवस्था में होती हैं, जबकि असंतृप्त वसा द्रव अवस्था में होती हैं। जो संतृप्त वसा होती हैं वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं, जबकि इस असंतृप्त वसा स्वास्थ्य के लिए कम हानिकारक होती हैं। हानिकारक तो दोनों होती हैं, पर ये थोड़ी कम हानिकारक होती हैं। संतृप्त वसा के उदाहरण जैसे घी, मांस, नारियल तेल, पाम ऑयल, ये सब संतृप्त वसा के उदाहरण हैं। उसी प्रकार जो असंतृप्त वसा, ऑल सभी प्रकार के तेल आते हैं इसमें। फिश ऑयल आते हैं और जैतून का तेल आता है। मतलब सभी प्रकार के जो तरल तेल होते हैं वो असंतृप्त वसा में आते हैं, और सभी प्रकार के जो अर्ध ठोस तेल या फिर घी और मांस आता है वो संतृप्त वसा में आते हैं। यहाँ पर नोट लगा के लिखा गया है एक हाइड्रोजनीकरण। ये क्या होता है? तो जब जो तेल होता है, जो असंतृप्त वसा होती हैं उसमें से हाइड्रोजन गैस की मतलब निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब उसमें से हाइड्रोजन गैस गुजारी जाती हैं, तब वनस्पति गैस जो वनस्पति घी मतलब प्राप्त होता है। ये जो तरल वसा होती हैं वो अर्ध ठोस अवस्था में बदल जाती हैं, जिसे हम वनस्पति घी या फिर डालडा घी भी कहते हैं। वो डालडा तो एक ब्रांड है, बट ये जो वनस्पति घी है। उसके बाद एक आता है साबुनीकरण। साबुनीकरण क्या होता है? तो वसा में कास्टिक सोडा मिक्स करके जो साबुन बनाए जाते हैं उसे हम साबुनीकरण कहते हैं। उसके बाद वसा एडिपोज उत्तक के रूप में हमारे शरीर में जमा रहती हैं। इसका कार्य क्या होता है? तो वसा का कार्य होता है हमारे शरीर का ताप नियमन करना। हृदय धमनी अवरोधी रोग, जिसे हम हार्ट अटैक कहते हैं, ये क्या होता है? तो जब हृदय की कोरोनरी धमनी या फिर कोरोनरी आर्टरी में जब संतृप्त वसा या फिर कोलेस्ट्रॉल, जो संतृप्त वसा होती हैं वो कोलेस्ट्रॉल के रूप में जम जाती हैं, तो उससे हार्ट अटैक हो जाता है। क्योंकि मतलब ब्लड प्रेशर, हमारा शरीर का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे कि हृदय में खून का प्रवाह तेज हो जाता है, जिससे कि हार्ट अटैक का खतरा रहता है। उसके बाद नेक्स्ट वृहद पोषक पदार्थ या फिर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में हम पढ़ने वाले हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन होता क्या है? तो अमीनो अम्लों का एक बहुलक प्रोटीन होता है। ये अमीनो अम्लों के पेप्टाइड बंध से जुड़े होने से बनता है। मतलब बहुत सारे अमीनो अम्ल जब पेप्टाइड बंध के माध्यम से जुड़ जाते हैं तो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। प्रोटीन का अदर नेम है पॉलीपेप्टाइड। ये कार्य क्या करता है? तो हमारे शरीर का निर्माणकारी खंड होता है। ये हमारे शरीर की मसल रिकवरी में हेल्प करता है और मसल ग्रो करता है। इसकी खोज मूलर या फिर मोल्डर नामक वैज्ञानिक ने की। इसका प्रोटीन नाम ब्राजीलियस द्वारा दिया गया। इसका कार्य क्या है? तो ऊर्जा देना। हमारे शरीर को सबसे लास्ट में ऊर्जा अगर किसी से प्रदान होती है तो वो प्रोटीन से। सबसे पहले हमारा शरीर कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा लेता है, उसके बाद वसा से, और उसके बाद लास्ट में प्रोटीन से ऊर्जा लेता है। ये हमारे शरीर की शारीरिक वृद्धि करता है और विकास करता है। शरीर का निर्माणकारी खंड होता है। 1 ग्राम प्रोटीन में 1.4 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है।
शरीर को ऊर्जा, जैसे यहाँ पर लिखा गया है, शरीर ऊर्जा लेता है सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट से, उसके बाद वसा से और उसके बाद प्रोटीन से। उसके बाद हम लिखते हैं प्रोटीन के स्रोत। प्रोटीन के स्रोत सभी तरह की दालें, दूध, अंडे, मांस, सोयाबीन। सोयाबीन में हमें 45 से 44 या फिर 44 से 43% मतलब प्रोटीन की प्राप्ति होती है। प्रोटीन सबसे सर्वाधिक प्रोटीन हमें ये जो शैवाल होता है, सापाइरुलिना, साइप्रालुनिया और सॉरी, ये क्या लिखा हुआ है मुझे दिख नहीं रहा। इस शैवाल से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। इसे हम अंतरिक्ष शैवाल भी कहते हैं। ये एक कोशिकीय शैवाल होता है। इसकी कमी से, मतलब प्रोटीन की कमी से बच्चों में PEM या फिर प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण रोग होता है। इसमें 2 तरीके के रोग आते हैं, सबसे पहले मरस्मस और उसके बाद क्वाशियाकोर। जो मरास्मस होता है ये 0 से 1 साल के बच्चों में होता है, और ये जो क्वाशियाकोर होता है, क्वाशियायोरकोर होता है, ये 1 से 5 साल के बच्चों में होता है। मरस्मस रोग में बच्चा दुबला होता है और बच्चों में इसकी जो कैलोरी की कमी हो जाती है, मतलब बच्चे के जो दूध कैलोरी की कमी हो जाती है। और क्वाशियाकोर रोग कब होता है? जब टांगे इसमें पतली हो जाती है और पेट फूल जाता है। वयस्कों में प्रोटीन की कमी से वास्टिंग सिंड्रोम होता है। इसमें मांसपेशियों को हानि होती है और कंधे वाले भाग में मांसपेशियों को हानि होती है। उसके बाद शरीर का ताप अधिक होता है और हमारे शरीर में थकान भी अधिक आती है। उसके बाद यहाँ पर नोट लगा के लिखा गया है कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो कैसीन प्रोटीन। अंडों के सफ़ेद भाग में एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है। दालों में प्रोलैम्बिन प्रोटीन होता है। RBC में हीमोग्लोबिन प्रोटीन या फिर ग्लोबिन प्रोटीन होता है। मांसपेशियों में मायोग्लोबिन प्रोटीन होता है। मांसपेशियाँ संकुचित, ये जो मायोग्लोबिन प्रोटीन है वो एक संकुचनशील प्रोटीन है। मतलब मांसपेशियों में एक संकुचनशील प्रोटीन होता है जिसे एक्टिन या फिर मायोसिन कहते हैं। जुगनू या फिर लूसीफर होता है, तो उसमें लूसीफेरिन नामक प्रोटीन होता है जो चमकदार प्रोटीन का उदाहरण है। उसके बाद कोलेजन प्रोटीन हमारे मांसपेशियों में पाया जाता है। मांसपेशियों की जो डर्मिस होती है, मतलब स्किन की जो निचली परत जिसे हम डर्मिस कहते हैं, उसमें कोलेजन प्रोटीन पाया जाता है जो हमारे त्वचा की कसावट के लिए उत्तरदायी होता है। उसके बाद केराटिन प्रोटीन जो हमारे नाखून और बालों में पाया जाता है जिसे हम मृत प्रोटीन भी कहते हैं। उसके बाद कैसीन प्रोटीन जो मिल्क में पाया जाता है, हमने देख लिया था। उसके बाद कॉन्ड्रीन और ओसिन प्रोटीन जो हड्डियों में पाया जाता है, फॉन्ड्रीन और ओसिन प्रोटीन जो हड्डियों में पाया जाता है। थोम्बिन प्रोटीन जो चोट लगने पर थक्का जमाने वाला एक कारक होता है। इस प्रोटीन से जब हमारे स्किन में कोई भी कट लगता है या फिर मतलब हमारी स्किन कहीं से हट जाती है, तो वहाँ पर रक्त का थक्का जमाने में सहायक थोम्बिन प्रोटीन होता है। इसका निर्माण लीवर में होता है। उसके बाद हमने देखा यूरोपियन प्रोटीन, ये शरीर का अंदर थक्का नहीं जमने देता। मतलब जैसे कि अगर हमें चोट लगी तो हमारे स्किन में तो थक्का जम जाता है, पर अंदर जो रक्त बह रहा है उसको चलते रहने के लिए ये यूरोपियन प्रोटीन होता है जिसका भी निर्माण लीवर में होता है। ये शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमने देता। उसके बाद लास्टली हम पढ़ते हैं संतुलित आहार के बारे में। यही हमारा टॉपिक पूर्ण हो जाता है। संतुलित आहार क्या होता है? तो संतुलित आहार ऐसा आहार होता है जिसमें शरीर की आवश्यकता के अनुसार सभी पोषक तत्व विद्यमान होते हैं। एक व्यक्ति को प्रतिदिन 500 ग्राम तो कार्बोहाइड्रेट्स खाने चाहिए, वसा 50 से 60 ग्राम खानी चाहिए और प्रोटीन 90 ग्राम प्रोटीन हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है प्रतिदिन। उसके बाद प्रति व्यक्ति कैलोरी तो 2300 कैलोरी प्रति व्यक्ति जरूरी होती है प्रतिदिन। उसके बाद श्रम करने वाले व्यक्ति में 300 कैलोरी आवश्यक होती हैं और WHO के अनुसार 2600 कैलोरी प्रतिदिन एक व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति के लिए आवश्यक होती हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। हम मिलेंगे इसकी नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे मानव रोगों के बारे में। और जब ये हमारे टॉपिक सभी पूर्ण हो जाएंगे तो 21 दिसंबर आपको याद रखना है, 21 दिसंबर को हम साइंस की एक मैराथन क्लास लाएंगे 5 से 6 घंटे की, जिसमें कि आप ये जो सारे टॉपिक जो आपके जमादार ग्रेड संगठन के लिए आवश्यक हैं उससे रिलेटेड हम 5-6 घंटे की एक मैराथन क्लास लाएंगे। उसमें से भी ज़्यादातर सवाल बाहर नहीं जाएंगे, मतलब जैसे 20 सवाल आए तो उसमें से 19 सवाल उसी क्लास में से आ जाएंगे। तो अभी के लिए आप इन क्लासों को फॉलो कीजिए ताकि आपको जब हम मैराथन क्लास दें तो आपका एक रिवीजन भी हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम मानव रोगों के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए बाय।